फिल्म की शुरुआत होती है उन 8 कैंडिडेट से जो एक जानी मानी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट के फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सभी कैंडिडेट्स ने यहां तक पहुंचने के लिए कई सारे पड़ावों को पार किया था। वे सभी तैयार होकर एक बंद कमरे में जाते हैं और 1 से 8 के क्रम में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहां हर एक आदमी की टेबल पर एक क्वेश्चन पेपर और एक पेंसिल रखी होती है और साथ ही उनके सामने एक टाइमर लगा होता है। इतने में ही वहां एक हथियारबंद गार्ड आकर दरवाजे पर तैनात हो जाता है। अगले ही पल एक और आदमी कमरे के अंदर आता है। वो आदमी खुद के बारे में बताते हुए कहता है कि वो इस एग्जाम का इन्विजिलेटर यानी पर्यवेक्षक है। वो उन 8 कैंडिडेट्स की काबिलियत की दाद देते हुए कहता है कि कई हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस मुकाम तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के बावजूद भी अगर वे लोग इस आखिरी पड़ाव को पार करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें भी बाकियों की तरह अपने घर वापस जाना होगा। उसके बाद इन्विजिलेटर उन्हें एग्जाम के 3 महत्वपूर्ण नियम समझाता है जो कुछ इस प्रकार होते हैं। नियम नंबर 1, अगर यहाँ किसी ने भी इन्विजिलेटर या फिर वहां मौजूद गार्ड से बात करने की कोशिश की तो उसे एग्जाम से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। नियम नंबर 2, अगर किसी ने अपने पेपर को जानबूझकर या फिर अनजाने में भी खराब किया तो उसे भी डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। नियम नंबर 3, अगर उनमें से कोई कैंडिडेट किसी भी कारणवश इस रूम से बाहर निकलता है तो उसे भी एग्जाम से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। आगे इन्विजिलेटर कहता है कि इस टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको उसका जवाब लिखना है। ये बताने के बाद अंत में इन्विजिलेटर पूछता है एनी क्वेश्चंस? इस पर कोई कुछ नहीं कहता। इसके बाद इन्विजिलेटर घड़ी पर 80 मिनट का टाइमर सेट करके वहां से चला जाता है। पर कैंडिडेट्स अब अपने पेपर को पलटकर देखते हैं तो उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं क्योंकि उनके पेपर बिल्कुल कोरे होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्वेश्चन है तो है कहां। तभी एक एशियन लड़की मन ही मन ये अंदाजा लगा लेती है कि शायद क्वेश्चन ये होगा कि वो ये जॉब क्यों डिजर्व करती है। ये सोचकर वो लड़की लिखने लगती है कि मुझे यकीन है मैं इस जॉब के लिए लायक हूं, क्योंकि उस लड़की ने सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि तभी एक कैमरा उसके पेपर पर फोकस करता है और गार्ड को एक सिग्नल मिल जाता है कि वो लड़की डिस्क्वालिफाइड हो गई है क्योंकि उसने पेपर पर गलत जवाब लिख उसे खराब कर दिया है। जिसके बाद वो गार्ड उस लड़की को खींचता हुआ उसे धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल देता है। ये देखकर उस रूम में बैठे बाकी कैंडिडेट्स की टेंशन बढ़ जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि बिना क्वेश्चन जाने आंसर लिखने का क्या नतीजा होगा। तो आखिर क्वेश्चन क्या है? वे सभी सोच में पड़ जाते हैं। इसी टेंशन के बीच एक आदमी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और अपने बगल में बैठे एक दूसरे आदमी से फुसफुसाकर कहता है कि इन्विजिलेटर के मुताबिक यहाँ हमें सिर्फ उन्हीं नियमों का पालन करना है जो इन्विजिलेटर ने बताए थे। उसने हमें एक दूसरे से बात करने पर तो बिल्कुल भी मना नहीं किया था। उस आदमी की ये बात बिल्कुल सच होती है क्योंकि उन्हें बातें करते देखकर भी वो गार्ड टस से मस नहीं होता। अब उनके पास क्वेश्चन का पता लगाकर आंसर देने के लिए सिर्फ 74 मिनट का समय बचा था। इसी बीच वो आदमी कहता है कि अब क्यों ना हम एक दूसरे की मदद से पहले ये पता लगाएं कि आखिर क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम सब अपने अपने आंसर्स लिख सकते हैं। इस बात पर बाकी लोग भी सहमति दर्शाते हैं। उन्हें लगता है कि ये एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर लिखने का नहीं है बल्कि उन्हें यहाँ अपना टीम वर्क भी दिखाना होगा। इसके बाद वो आदमी कहता है कि हाँ जरूर एक दूसरे का नाम न लेने का भी नियम होगा और इसी वजह से उन्होंने क्वेश्चन पेपर पर किसी का नाम नहीं लिखा है। इस वजह से वो एक दूसरे की पहचान हो सके, इसलिए मर्दों के नाम उनकी त्वचा के रंगों से और औरतों के नाम उनके बालों के रंगों के आधार पर रखने का सुझाव देता है। जैसे कि वो एक कैरेबियन आदमी का नाम ब्लैक, खुद का नाम व्हाइट और एक इंडियन आदमी का नाम ब्राउन रखता है। इसी तरह से वो औरतों को उनके बालों के रंगों के मुताबिक ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क नाम देता है। उसी रूम में एक और आदमी बैठा हुआ था जो इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और अपनी ही धुन में खोया हुआ था। इस वजह से व्हाइट उस आदमी का नाम बहरा यानी डेफ रख देता है। इसके बाद व्हाइट एकाएक अपनी सीट से उठ जाता है और ये साबित कर देता है कि यहाँ केवल इन्विजिलेटर के बताए हुए नियम ही लागू होते हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए वे लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन का पता लगाने की। तो इस पर ब्रूनेट कहती है कि हो सकता है कि क्वेश्चन इस पेपर पर ही लिखा हो पर उसे छुपाने के लिए किसी इनविजिबल इंक या वाटरमार्क का इस्तेमाल किया गया हो। ये कहकर ब्रूनेट अपने पेपर को लाइट के सामने रखकर देखती है। हालांकि उसकी ये तरकीब काम नहीं आती। इसी बीच ब्लॉन्ड कहती है
कि हो सकता है ये पेंसिल हमें सिर्फ लिखने के लिए ही ना दी गई हो, शायद पेंसिल से पेपर पर शेड करने पर क्वेश्चन उभर आए। व्हाइट ब्लॉन्ड को ये तरीका भी आजमा कर देखने के लिए कहता है, लेकिन तभी ब्लैक उसे रोकता है और उन्हें याद दिलाता है कि इन्विजिलेटर के बताए नियमों में से एक नियम ये भी था कि अगर उन्होंने अपने कागज को जानबूझकर या अनजाने में खराब किया तो वो कंपटीशन से डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन हम में से किसी एक के ही पेपर पर लिखा हो, इस वजह से सभी को अपने पेपर्स लाइट के सामने रखकर देखने चाहिए। ये सुनकर सभी लोग पेपर्स लाइट के सामने रखकर देखते हैं, लेकिन तब भी उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। यहाँ डेफ अब भी उन लोगों का साथ नहीं दे रहा होता है। ये देख व्हाइट जबरदस्ती उसका पेपर लेकर उसे भी लाइट पर चेक करता है, लेकिन उसके पेपर पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी ब्लैक कहता है कि हमें एक बार सारी लाइट्स बंद करके भी देखना चाहिए, क्योंकि जिन लाइट्स को हम देख सकते हैं उनके अलावा कुछ ऐसी भी लाइट्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उनका वजूद होता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और एक्स-रे। हो सकता है ऐसी कोई लाइट्स भी यहाँ मौजूद हों। व्हाइट बड़ी हैरानी से पूछता है कि अगर ये लाइट्स दिखाई नहीं देती तो हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे। इस पर ब्रूनेट कहती है कि उन्हें लाइट भले ही ना दिखे, लेकिन अगर यहाँ ऐसी लाइट होगी तो उन्हें लाइट का सोर्स जरूर दिखेगा। ब्लैक भी उसकी इस बात पर सहमति दर्शाता है। इसी बीच ब्लॉन्ड देखती है कि यहाँ तो सचमुच कुछ छुपी हुई लाइट्स मौजूद हैं। ये देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये छुपी हुई लाइट्स ही उन्हें क्वेश्चन दिखा सकती हैं। इसीलिए ब्लॉन्ड सभी से उन लाइट्स का स्विच ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां ऐसा कोई स्विच मौजूद नहीं होता और नियम के मुताबिक अगर वे लोग स्विच ढूंढने कमरे से बाहर गए तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तभी ब्लैक कहता है कि ये सारी तो इमरजेंसी लाइट्स हैं, तो क्यों ना यहाँ जल रही लाइट्स को फोड़कर इमरजेंसी क्रिएट की जाए जिससे ये लाइट्स जल उठे। हालांकि इसमें मुसीबत ये थी कि अगर ये इमरजेंसी लाइट्स नहीं जली तो इस कमरे में गुप अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए ब्राउन और ब्लैक उलझन में थे, पर व्हाइट ये रिस्क लेने के लिए तैयार था। इसीलिए वो सबको सहमति के तौर पर अपने अपने हाथ खड़े करने के लिए कहता है। इसमें ब्राउन को छोड़कर बाकी सब अपनी सहमति दर्शाते हैं। ज्यादातर लोगों की सहमति मिलते ही व्हाइट जरा भी देरी न करते हुए एक चेयर उठाता है और कमरे की सारी लाइट्स फोड़ डालता है और खुशकिस्मती से नीले रंग की इमरजेंसी लाइट्स जल पड़ती हैं, जो अल्ट्रावायलेट लाइट जैसी ही दिख रही होती हैं। उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन जब वो अपने पेपर्स उसके सामने रखते हैं तो उन्हें एक बार फिर निराशा ही मिलती है। तभी डार्क गौर करती है कि उस लाइट का ऊपर का आधा हिस्सा तो जला ही नहीं है, यानी उसके ऊपर एक और लाइट मौजूद है जो शायद इस लाइट को फोड़ने के बाद जलेगी। ये देखकर वे लोग अब सावधानी पूर्वक सारे नीले लाइट्स को फोड़ देते हैं, जिससे वो कमरा अब इंफ्रारेड लाइट की तरह लाल रोशनी से भर जाता है। ये देख उनमें फिर से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद जाग उठती है, लेकिन जब वो अपने पेपर उस लाइट के आगे रखकर देखते हैं तो उन्हें फिर से सिर्फ निराशा ही मिलती है। अब उनके पास सिर्फ 60 मिनट ही बचे होते हैं, जिससे उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी व्हाइट फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और कहता है कि इन्विजिलेटर ने तो हमें ये कहा था कि हम अपने पेपर खराब नहीं कर सकते, उसने ये नहीं कहा था कि हम किसी और का पेपर खराब नहीं कर सकते। इतना कहकर व्हाइट उस एशियन लड़की का पेपर उठाता है जो एग्जाम शुरू होते ही डिस्क्वालीफाई हो गई थी। व्हाइट उस पर कुछ समय पहले ब्लॉन्ड द्वारा बताया गया तरीका भी आजमा कर देखता है। व्हाइट उस पेपर पर पेंसिल से शेड बनाने लगता है, पर बदकिस्मती से ये तरकीब भी काम नहीं करती। लेकिन फिर व्हाइट के दिमाग में एक और सुझाव आता है। वो उस पेपर के 4 टुकड़े करता है और सभी को अलग अलग तरीके से उसे भिगोने के लिए कहता है। वो सोच रहा था कि हो सकता है कि क्वेश्चन वाटरमार्क के रूप में लिखा हो और इस पेपर को भिगोते ही क्वेश्चन उभर आए। वो सभी को उसे थूक से भिगोने के लिए कहता है और खुद एक टुकड़े पर मूत्र विसर्जन करने लगता है। उसकी इस बेहुदा हरकत को देखकर सभी लोग व्हाइट पर चिढ़ने लगते हैं, लेकिन व्हाइट नहीं रुकता और पेपर को पीला करके ही छोड़ता है। पर दुर्भाग्य से इससे भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ 57 मिनट बचे होते हैं और किसी के पास कोई आइडिया नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि डेफ अपनी सीट पर बैठा रो रहा है। वो अपने पेपर पर बिखरे कांच के टुकड़ों में कुछ देखता हुआ फ्रेंच भाषा में कुछ बड़बड़ाता है। डार्क को फ्रेंच भाषा आती थी, इसीलिए वो उसके शब्दों का अनुवाद करके बताती है कि डेफ कह रहा है, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हालांकि डेफ की बातें किसी के भी पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए वे लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं।
इसी बीच ब्राउन अपनी अटकलें लगाता है और कहता है कि उसके मुताबिक ये कोई जॉब का इंटरव्यू या एग्जाम नहीं है, बल्कि उनके साथ एक खेल खेला जा रहा है। वो कहता है, जरा सोचो, इस कमरे में पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग मौजूद हैं। कोई अमेरिका से है तो कोई फ्रांस से, तो कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। ऐसे तनाव भरे टास्क परफॉर्म करने के लिए देकर जरूर वे लोग हम पर सट्टा लगा रहे होंगे। ब्राउन आगे कहता है कि वे जरूर सामने दिख रहे उस काले शीशे से उन पर नजर रख रहे हैं। ये सुनकर एक पल के लिए वे सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर ब्रूनेट कहती है कि यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है। हो न हो उस काले शीशे के पीछे जरूर इन्विजिलेटर या फिर कंपनी का सीईओ ही हम पर नजर रखे हुए है। हालांकि ब्राउन ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो ब्रूनेट से इस बात पर शर्त लगाने को भी तैयार हो जाता है कि ये सिर्फ एक गेम है। तभी डार्क ब्राउन की इस बात को गलत साबित करते हुए कहती है कि ब्राउन इस एग्जाम को गेम इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो खुद एक गैम्बलर है, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का सीईओ कभी लोगों के सामने नहीं आता, लेकिन वो अपनी कंपनी के लिए हमेशा बेस्ट एम्प्लॉय चुनना चाहता है, इसीलिए उन्होंने इस एग्जाम को इतना मुश्किल बना दिया है। ये सुनकर ब्राउन डार्क से सवाल करता है कि उसे ये सब कैसे पता, क्योंकि आश्चर्य की बात थी कि उनमें से किसी को भी उस कंपनी का नाम तक पता नहीं था जिसके लिए वे सभी एग्जाम देने आए थे। उन सभी ने तो बस वैकेंसी और बड़ा सैलरी पैकेज देखकर यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि ये कंपनी फॉर्च्यून 500 यानी यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में से एक है, और उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने खास तौर पर मेंशन किया था कि कंपनी के बारे में कोई सवाल न पूछा जाए। इस पर डार्क कहती है उसने भी बाकी सब की तरह वैकेंसी देखकर ही यहाँ अप्लाई किया था, लेकिन उसे इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। वो आगे बताती है कि इस कंपनी का सीईओ अब खुद कंपनी को नहीं संभालता, उसने इसके लिए कई काबिल लोगों को रख लिया है, और ऐसे काबिल लोगों को चुनने के लिए ही वो काफी कठिनाइयों से भरी परीक्षाओं का आयोजन करता है। सभी लोग इस कंपनी का नाम जानने के लिए बेसब्र हो रहे थे। इस पर डार्क उन्हें इस कंपनी का नाम जानने के लिए एक क्लू देती है। वो कहती है कि आज से 10 साल पहले एक वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड होना शुरू हो गया था, जिससे कई तंदुरुस्त लोग मारे गए। तब एक मेडिकल रिसर्चर ने इस वायरस से लड़ने के लिए एक दवाई का इजाद किया और उसे पेटेंट करके इस कंपनी की शुरुआत की। उनकी इजाद की हुई दवाई पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक इस वायरस से फैल रहे इन्फेक्शन को काबू कर रही थी, और इसी इजाद की बदौलत आज ये कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। डार्क का क्लू सुनते ही ब्राउन समझ आता है कि डार्क बायोर्ग नाम की कंपनी की बात कर रही है, पर ब्राउन को उसकी बात बेतुकी लगती है क्योंकि बायोर्ग कंपनी ने कुछ वक्त पहले ही एम्प्लॉयज की हायरिंग बंद कर दी थी। इस पर डार्क उसे बताती है कि इस बार बायोर्ग गुप्त रूप से अपने एम्प्लॉयज हायर कर रही है। ब्लैक कहता है कि जरूर उन्होंने वायरस से फैले इन्फेक्शन को जड़ से उखाड़ने की दवा इजाद की हो, और वे जरूर भविष्य में बड़े स्तर पर वो दवा मैन्युफैक्चर करने का सोच रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है उन सबको कंपनी में जॉब मिले। तभी इन्हीं बातों के बीच ब्रूनेट को उस रूम पर लगे फायर अलार्म सिस्टम को देखकर क्वेश्चन पता लगाने का एक और आइडिया आता है। वो गार्ड के पास जाती है और उसकी जेब टटोलने लगती है। तभी उसे गार्ड की जेब में एक लाइटर मिल जाता है। ब्रूनेट कहती है कि इस कमरे की लाइट्स को देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि ये कमरा एक डार्क रूम हो सकता है जहां फोटोग्राफ डेवलप किया जाता है, और ये पेपर एक फोटोग्राफ डेवलपमेंट पेपर हो सकता है। अगर ऐसा है तो इस कमरे की फायर स्प्रिंकलर में जरूर फोटो डेवलपिंग फ्लूइड भरा होगा, जिसके इस पेपर पर पढ़ते ही इसमें क्वेश्चन छप जाएगा। ब्रूनेट की इस बात पर सभी लोग अपनी सहमति दर्शाते हैं, लेकिन उसके पहले ब्लॉन्ड अपने पेपर को टेबल के नीचे छुपा देती है और डेप भी अपने सीट से उठकर घड़ी के पास चला जाता है। उसके बाद ब्रूनेट एक टेबल पर चढ़कर लाइटर की मदद से फायर अलार्म ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लाइटर सेंसर तक पहुंच नहीं पाता। तभी व्हाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके देता है, जिसे जलाकर ब्रूनेट फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहां किसी तरह के फ्लूइड की बौछार होने लगती है। सभी अपने पेपर को उस फ्लूइड से भिगोने लगते हैं। हालांकि कुछ पलों बाद उन्हें समझ आता है कि ये कोई डेवलपिंग फ्लूइड नहीं बल्कि सिर्फ पानी है। उसी वक्त ब्रूनेट को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि व्हाइट ने धोखे से उसके ही पेपर को उसके ही हाथों से जला दिया था, जिस कारण ब्रूनेट डिस्क्वालिफाइड हो गई थी। गार्ड उसे भी धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल देता है। व्हाइट की ये हरकत देखकर सभी लोग उससे बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। तभी ब्लैक गुस्से से ये कहते हुए उसके पास आता है कि रुक,
अभी मैं तेरी बत्ती गुल करता हूं। ब्लैक के ये कहते ही अचानक वहां की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये देख उन्हें समझ आता है कि वो लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड हैं, जो लाइट्स आउट यानी बत्ती गुल बोलने पर बंद हो जाती हैं और लाइट्स अप बोलने पर चालू हो जाती हैं। ये देखकर उन्हें अब कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उनके साथ जरूर कोई खेल खेला जा रहा है। इसी बीच व्हाइट फिर से अपनी शातिर चाल चलता है और मासूम डेफ को बहला फुसलाकर उसके ही हाथों उसका पेपर फाड़ता है और डरा धमकाकर उसे वो पेपर खिला भी देता है। इस वजह से डेफ भी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन जब गार्ड उसे रूम से बाहर निकाल रहा होता है तब उसका चश्मा रूम के अंदर ही गिर जाता है। अब रूम के अंदर सारे लोग व्हाइट की इस घटिया हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी व्हाइट कहता है कि उसे क्वेश्चन का पता चल चुका है, लेकिन वो बाकियों को क्वेश्चन बताने से इनकार कर देता है। इससे ब्लैक बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बिना सोचे समझे व्हाइट को एक जोरदार घूसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद ब्लैक व्हाइट को एक कुर्सी से बांधकर उसका मुंह भी बंद कर देता है। ब्लैक व्हाइट को डिस्क्वालिफाइड करने की कुछ नाकाम कोशिशें भी करता है। कुछ समय बाद व्हाइट होश में आ जाता है और आजाद होने के लिए मशक्कत करने लगता है। यहीं पर व्हाइट खुलासा करता है कि वो भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड है जिसका जिक्र कुछ समय पहले डार्क ने किया था, जिसकी वजह से उसे हर घंटे एक दवाई लेनी पड़ती है जो इस वक्त भी उसकी जेब में ही है। अगर उसने दवाई नहीं ली तो वो मर जाएगा। ये कहता हुआ व्हाइट उससे दवाई देने की मिन्नत करने लगता है, लेकिन ब्लैक इस पर पहले उसे क्वेश्चन बताने के लिए कहता है। पर व्हाइट अब भी उन्हें क्वेश्चन बताने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि पहले उसे दवाई लेनी है, तभी वो उन्हें बताएगा कि क्वेश्चन क्या है। ये कहते हुए व्हाइट की हालत और ज्यादा बिगड़ती जाती है। ये देखकर ब्लैक जब दवाई निकालने के लिए उसकी जेब टटोलता है तो उसे वहां कोई दवाई नहीं मिलती, जिससे ब्लैक को लगता है कि व्हाइट झूठ बोल रहा है। इसलिए वो उसे आजाद नहीं करता और व्हाइट वापस बेहोश हो जाता है। अब उनके पास क्वेश्चन का पता लगाने के लिए समय बहुत ही कम बचा होता है। इसी बीच ब्राउन अब डार्क पर शक करने लगता है। वो कहता है डार्क इस कंपनी के बारे में इतना कुछ जानती है, जिसका मतलब है कि वो भी उन लोगों से मिली हुई है और उसे यहाँ रखा गया है ताकि वो हमें क्वेश्चन ढूंढने से डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये कहकर ब्राउन डार्क को एक कुर्सी से बांध देता है और सच्चाई उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर करने लगता है। इसी दौरान डार्क अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि वो इस कंपनी में काम करती थी, इसलिए उसे इस कंपनी की थोड़ी बहुत जानकारी जरूर है, लेकिन वो उनसे मिली हुई नहीं है, बल्कि वो तो बाकियों की तरह इस कंपनी की बड़ी पोस्ट पर काम करना चाहती थी। इसलिए उसने सबकी तरह जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची है। लेकिन ब्राउन एक सोल्जर रह चुका था। वो इतना सब सुनने के बावजूद भी डार्क पर यकीन नहीं करता। उसे यकीन था कि डार्क क्वेश्चन जानती है, इसलिए वो उसे और ज्यादा हार्श तरीके से टॉर्चर करता है। पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डार्क को अपनी बातों पर अड़ी हुई देखकर ब्राउन को एहसास हो जाता है कि डार्क झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि इतने टॉर्चर से तो कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी सच उगल देता। ये सोचकर ब्राउन अब डार्क को आजाद कर देता है और उससे माफी मांगकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब उनके पास सिर्फ 20 मिनट का समय बचा होता है और किसी के पास भी क्वेश्चन ढूंढने का कोई तरीका नहीं होता। इसी दौरान वे देखते हैं कि व्हाइट को अचानक दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे उन्हें ये समझ आ जाता है कि व्हाइट भी सचमुच इन्फेक्टेड है और उसे दवाई की सख्त जरूरत है। लेकिन दवाई तो उसके पास थी ही नहीं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनमें से ही किसी ने जानबूझकर व्हाइट की दवाई छुपाई है। इस वजह से वे लोग एक दूसरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास दवाई नहीं होती। तभी डार्क गौर करती है कि ब्राउन थोड़ी देर पहले च्युइंगम चबा रहा था, जो अब उसके मुंह में नहीं है। डार्क जब छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि वो दवाई ब्राउन ने ही टेबल के नीचे च्युइंगम से चिपका रखी थी। वो दवाई लेकर जब डार्क व्हाइट को खिलाने जाती है तो ब्राउन उसके हाथ से दवाई छटकर वाटर ड्रेनेज में गिरा देता है, जिसे वे लोग बहुत कोशिशों के बावजूद भी निकाल नहीं पाते। तभी व्हाइट को मौत के मुंह में जाते हुए देख डार्क कैमरे में इन्विजिलेटर से उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी ब्लॉन्ड अपने बालों के पिन से दवाई निकालने में कामयाब हो जाती है और दवाई व्हाइट को खिला देती है, जिसके बाद व्हाइट ठीक हो जाता है। लेकिन इसका हर्जाना डार्क को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसने व्हाइट की जान बचाने के लिए इन्विजिलेटर से बात करके नियम तोड़ दिया था, जिस कारण उसे भी डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। अब उस कमरे में सिर्फ 4 ही लोग बचे होते हैं। इसी दौरान ब्राउन व्हाइट से कहता है कि वादे के मुताबिक ब्लॉन्ड ने व्हाइट की जान बचाई है,
तो इसके बदले उसे भी सबको क्वेश्चन क्या है ये बताना होगा। इस पर व्हाइट कहता है कि यहाँ कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बल्कि यहाँ जॉब सिर्फ उस एक इंसान को ही मिलेगी जो इस कमरे में आखिर तक बचा रहेगा, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। ये कहकर व्हाइट गार्ड की बंदूक लेने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन उससे पहले ब्लैक वो बंदूक ले लेता है और उसे व्हाइट पर तान देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ब्लैक कहता है कि व्हाइट गलत है, हो सकता है कि यहाँ उन सबके लिए जॉब हो, क्योंकि इन्विजिलेटर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि हम में से कोई एक ही चुना जाएगा। ब्लैक के ये समझाने पर भी व्हाइट उसकी बात नहीं मानता और ब्लैक से बंदूक छीनने आगे बढ़ता है। तभी अचानक ब्लैक व्हाइट के पैरों पर निशाना साधकर बंदूक का ट्रिगर दबा देता है, पर उस बंदूक से गोली निकलती ही नहीं। ये देख व्हाइट ब्लैक पर हमला कर देता है और उसे पेंसिल से मारकर घायल कर देता है। जब ब्राउन ब्लैक को बचाने जाता है तो व्हाइट उसे भी उस बंदूक से मारकर घायल कर देता है। उसके बाद व्हाइट जब उस बंदूक को पकड़ता है तो उसे समझ आता है कि वो बंदूक सिर्फ गार्ड की फिंगरप्रिंट से एक्टिवेट होती है। ये जानने के बाद व्हाइट उस बंदूक को गार्ड के हाथों से ही एक्टिवेट कर उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है और सभी को चुपचाप रूम से बाहर जाने की धमकी देता है। उससे डरकर ब्राउन रूम से बाहर चला जाता है और डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इसके बाद ब्लॉन्ड की बारी होती है, पर वो जाने से पहले ब्लैक को कुछ इशारा करती है और बाहर जाने से ठीक पहले लाइट्स आउट कहकर निकल जाती है, जिससे वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैक व्हाइट की तरफ बढ़ता है। हालांकि उसके कुछ कर पाने से पहले ही व्हाइट उस पर गोली चला देता है, जिसमें ब्लैक की मौत हो जाती है। तभी व्हाइट गौर करता है कि ब्लॉन्ड तो अभी कमरे से बाहर निकली ही नहीं है, उसका एक पैर तो अभी भी कमरे के अंदर ही है। ये देखकर व्हाइट अब अपना निशाना ब्लॉन्ड के पैरों की तरफ मोड़ लेता है, लेकिन तभी एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है, जिसे देख व्हाइट अपने हथियार डाल देता है और उस काले शीशे के सामने खड़ा होकर इन्विजिलेटर से कहता है कि वो इस जॉब के लिए सबसे काबिल शख्स है, इसलिए इन्विजिलेटर सामने आकर उसे विजेता घोषित कर दे। लेकिन तभी गार्ड वहां आता है और व्हाइट को दिखाता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी कुछ सेकंड्स बचे हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले सभी लोग जब क्वेश्चन ढूंढने में व्यस्त थे, तब डेफ ने उस क्लॉक के साथ छेड़खानी कर उसका टाइम कुछ पलों के लिए आगे कर दिया था। इस वजह से एग्जाम खत्म होने में अभी भी कुछ पल शेष थे और अनजाने में ही सही, मगर व्हाइट ने इन्विजिलेटर से बात करके नियम का उल्लंघन कर दिया है, जिस वजह से वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। अब व्हाइट के डिस्क्वालीफाइड होते ही ब्लॉन्ड वापस कमरे के अंदर आ जाती है। तभी उसका ध्यान डेफ के चश्मे की तरफ जाता है। ब्लॉन्ड उस चश्मे को लेकर डेफ की तरह ही जब कांच के टुकड़े और उस चश्मे की मदद से जब पेपर पर देखती है तो उससे उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बारीक चीजें भी नजर आने लगती हैं। तभी उसे पेपर पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, जिससे ब्लॉन्ड को इन्विजिलेटर की कही वो बात याद आती है जब इन्विजिलेटर ने कहा था आपके सामने एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद उसने कहा था यानी क्वेश्चन, यानी कि यही इस एग्जाम का क्वेश्चन था। इसके बाद इन्विजिलेटर डेफ के साथ उस रूम के अंदर आता है। पता चलता है कि डेफ ही कंपनी का सीईओ है। एग्जाम के खत्म होने से ठीक पहले ही ब्लॉन्ड उन्हें उनके सवाल का जवाब दे देती है। वो कहती है नो, यानी क्वेश्चन का आंसर है नो। ये सुनकर इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड से इंप्रेस हो जाता है और उसे ये जॉब दे देता है। पर इस एग्जाम के दरमियान जो कुछ हुआ उस वजह से ब्लॉन्ड ने बायोर कंपनी के साथ काम करने का अपना मन बदल लिया था। वो इन्विजिलेटर से कहती है कि अभी उसके दिमाग में कुछ और ही सवाल हैं। वो डेफ को देखकर कहती है कि वो तो बायोर कंपनी के सीईओ की तरह नहीं दिखता। इस पर इन्विजिलेटर कहता है कि मीडिया और बाहर के लोगों के लिए किसी को भी सीईओ बनाया जा सकता है। दरअसल डेफ को बाहर के लोगों के सामने आना पसंद नहीं है, पर डेफ ही वो मेडिकल रिसर्चर है जिसने इन्फेक्शन को कुछ हद तक कम करने की दवाई को इन्वेंट किया था। इसके बाद ब्लॉन्ड उन्हें ब्लैक की ओर इशारा करते हुए पूछती है कि क्या इस तरह जान लेकर एम्प्लॉय चुनना उनके लिए सही है। इस पर इन्विजिलेटर कहता है किसने कहा कि ब्लैक मर चुका है। यह सुनकर जब ब्लॉन्ड ब्लैक के करीब जाकर उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ब्लैक तो अभी भी जिंदा है। असल में उस बंदूक से निकली गोली एक दवाई थी जो उसके घाव को भरकर उसे वापस जिंदा कर देती है। ये देख ब्लॉन्ड हैरान रह जाती है। दरअसल ये दवाई भी डेफ की ही खोज थी। ये दवाई किसी भी वायरस और जिद्दी म्यूटेशन को जड़ से मिटाने की क्षमता रखती थी। साथ ही ये दवाई तेजी से इंसान के सेल्स को रीजनरेट करके कितने भी बड़े जख्म को तुरंत ठीक कर सकती थी।
उन्होंने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी ताकि उनके होने वाले एम्प्लॉय एक मुश्किल घड़ी में सही निर्णय ले सकें और साथ ही उसके दिल में दया की भी भावना हो। उन्हें ये सारी क्वालिटीज ब्लॉन्ड में नजर आ गई थी, इसीलिए वो ब्लॉन्ड को दोबारा ये जॉब एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद ब्लॉन्ड कंपनी के सीईओ से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और गर्व से उनकी जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये वीडियो देखते देखते इसमें खो गए थे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।